गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, कल एग्जाम है आप लोग का, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आज साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब डिस्कस करा दिया जाएगा, ठीक है। आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए और आज रिवीजन कीजिए। आज नया कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जा रहा है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो बुक है साइंस का क्लास 10th का है, वर्मा गेस्ट पेपर, उसमें दिया हुआ सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का MCQ क्वेश्चन जैसा आता है, ठीक है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एकदम इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पढ़िए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरणें कैसे चलती है? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। कैसे? स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। कौन सा? ये कांच। कहलाता है दर्पण, जिसको हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हम बोल देंगे कहाँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, बराबर और आभासी। समतल दर्पण मतलब जो आईना हम लोग देखते हैं घर में, आईना में सीधा ही दिखाई देता है, तो ऐसा इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, बराबर और आभासी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको लगा लीजिए, ठीक। आगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक, जिसको हम लोग आभासी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपरेंट, ठीक है। आगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी तथा सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए आगे। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है तो r बराबर अनंत। इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कल ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक समतल दर्पण की या तो फोकस दूरी पूछेगा तब भी अनंत लगाना है, वक्रता त्रिज्या पूछेगा तब भी अनंत लगाना है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती देखो आ है? गया ना, फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, टिक करके रखोगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत और वक्रता त्रिज्या भी अनंत, ठीक है। आगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन है। आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका वैल्यू होगा 1। कितना? 1। आगे। एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। ये कितना होगा? 100 का डबल कितना हो जाएगा? 200। 200। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पे समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? समतल दर्पण है। तो चल नहीं रहा, ये समतल दर्पण दिया हुआ। यहाँ से कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे, कितना? 100 मीटर दूर ही पे है, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? 100 मीटर अंदर बनेगा, 100 मीटर अंदर बनेगा। तो ये 100 और ये 100 कितना हो गया? 200 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़िए। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? ये तो पढ़े हम लोग। कितने नियम है? 2। परिवर्तन के नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर। आगे। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा? ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। ये पढ़ा दिया गया क्लास में, आगे पढ़िए। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं? द्वारक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय द्वारक को इंग्लिश केंद्र? में बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। पोल कहा जाता है। गोलीय दर्पण कैसा होता है? बताया गया था क्लास में ना। अगर हम कोई, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। कौन सा? अवतल। इसका जो मेन पॉइंट होगा क्या होगा? पोल। क्या होगा? पोल। इसके यहाँ पे लाइन कोई आ रहा है, इंसिडेंट रे हैं, टकराने के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी उसको क्या बोलेंगे? फोकस। और इस दूरी का डबल जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस P से C तक का दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और P से F तक का दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होती है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव, और उत्तल दर्पण में क्या होता है? पॉजिटिव। इससे भी क्वेश्चन देता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। देखो F = r/2, F = r/2। इस पर भी क्वेश्चन देता है। अभिसारक दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? r = 2f। r = 2f। आगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी आधा होगा, 20 का आधा 10। आगे। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 32 सेंटीमीटर है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है तो उसका आधा फोकल लेंथ होगा, 32 का आधा 16। यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? r बराबर क्या होगा 2 इंटू एफ, यानी 12 दूनी कितना हो गया 24। यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? 16 का डबल 32, 32। क्योंकि रिलेशन ही होता है f इक्वल टू r/2 और r इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? धनात्मक। आगे पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसी? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स मिरर रहे चाहे कन्वेक्स लेंस हो, दोनों पॉजिटिव होगा, और अगर अवतल होगा तो क्या होगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ये किस दर्पण में आभासी फोकस होता है? इसमें उत्तल। उत्तल में। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? अवतल। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। यह भी इम्पोर्टेंट है। वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तो आपका वक्रता केंद्र मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सी पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा? सी पर ही। और कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज का। आगे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर है तो सी पर ही बनेगा, सेम साइज का। अगर वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु कहाँ पे रखा होगा? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ हो सकता है वो? क्वेश्चन 34 ना? 33। अच्छा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अब डिपेंड करता है कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा? ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सीधा कैसे बनता है? या तो समतल या तो उत्तल। समतल या उत्तल, लेकिन अवतल में क्या होता है? उल्टा ही बनता है। ठीक है। कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता तो है? अगर छोटा देखना है तो उत्तल। यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दोगे तो। गाड़ी का जो साइड टू व्हीलर होता है, बाइक होता है, बाइक का साइड में दो लगा रहता है ये आईना, वो आईना में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जिससे लाइट निकलता है, वहाँ पर रहता है कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा जाता है, प्रतिबिंब का आकार होगा। कहाँ पे रखा गया? फोकस दूरी पर। फोकस दूरी के उत्तल पर, मतलब उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा याद रखोगे? हमेशा छोटा, हमेशा छोटा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर से कम, यानी पी और एफ के बीच में। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है इन्फिनिटी। जब वस्तु को हम थोड़ा रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। और फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। तो 6 केस बताया गया था, उसने हम क्लास में सारा बता दिए थे। तो इम्पोर्टेंट है, अगर अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, याद रखोगे। एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस त्रिज्या की आधी होती है, तो 40 का आधा कितना हो गया? 20। चलिए आगे। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर बड़ा बनाना है तो अवतल दर्पण, अवतल में बड़ा बनता है और उत्तल में छोटा। ऐसा ही भी याद रखो, उत्तल में 3 लेटर, उत्तल 3 है ना, अवतल में अवतल 4 लेटर आ जाता है, तो अवतल में बड़ा बनेगा। ऐसे अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है कैसा? आभासी तथा वास्तविक। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा बनता है और छोटा बनता है। आगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा।
उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित देखो, में ये important question है। किस वस्तु में 43 किया जाता है? कहाँ पे करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर मिरर कौन में। सा दर्पण का प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? अवतल दर्पण में अभी हम तुरंत बढ़ाएं, गाड़ी के हेडलाइट। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 43 और 44। गाड़ी के हेडलाइट में। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच में। ये केस में। सबसे इम्पोर्टेंट है 6 में से। जब वस्तु को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस सीधा के बनता है और आवर्धित बनता है, यानी बड़ा बनता है। उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित मतलब बड़ा। अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब हम किसी चीज़ को हम बड़ा करके देखना हमको है, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। जैसे गाड़ी में साइड मिरर में लगा रहता है, तो साइड मिरर में जो लगा रहता है ताकि हमको बहुत बड़ा एरिया को पीछे से दिखाता है, इसमें एक्सीडेंट से हम लोग बच जाते हैं। आगे। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आगे में हेडलाइट में बोला, दो ही चीज़ आपको याद रखना। अगर पीछे देखने के लिए साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण, और अगर हेडलाइट में आपका लगा हुआ तो कौन सा? अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। हमाजत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार दाढ़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया था? अवतल दर्पण। तो देखते हो ज़्यादातर यूज़ किसका? अवतल दर्पण का। ये उत्तल दर्पण का सिर्फ एक ही जगह यूज़ किया हम लोग, साइड मिरर के रूप में। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में। दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र कौन सा है? 1/b + 1/u = ठीक है। और लेंस सूत्र क्या होता है? प्लस की जगह क्या लगाता है? माइनस। याद रखोगे। गोलीय दर्पण में वर्धन बराबर होता है -v/u। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की कोई एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोलता है प्रकाश का अपवर्तन। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी के कारण क्या होता है? अगर किसी वस्तु को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं, कोई छड़ रखेंगे या ठीक है, या कोई बर्तन पे कोई, तो वो टेढ़ा दिखाई देगा। देखोगे टेढ़ा दिखता है। और सिक्का का जब कोई गहराई, अगर देखो पुल का गहराई, पुल का अगर कोई सिक्का रखा हुआ पुल के नीचे या स्विमिंग पूल के नीचे सिक्का रखा हुआ, साफ पानी रहता है वहाँ पे, तो उसका जो वास्तविक गहराई होता है ना, वो बहुत मतलब रखा हुआ नीचे लेकिन थोड़ा ऊपर दिखता है। ये कौन सा घटना है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो जैसे डायरेक्ट तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि ये कौन से प्रकाश का अपवर्तन का और दो जगह का काम होता है। एक होता है तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना, तो ये किसकी वजह से होता है? एटम वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। वहाँ पे भी प्रतिबिंब जो बनता है वो रियल पोजीशन पे नहीं बनता, आगे पीछे होते रहता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है? किरण का मुड़ना, इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। आगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब से दूर। क्या हुआ? ये अभिलंब से दूर। इसको याद रखने का तरीका ये तरह, सघन से स हो गया, विरल से बी हो गया। स बी दू। क्या याद करना? सबिदू। सबिदू मतलब सघन से विरल। सघन से स ले लिए और विरल से बी ले लिए और यहाँ दू ले लिए, स बी दू। या बोल सकते हो तुम सब बिंदु। तो सघन से विरल में क्या होता है? अभिलंब से दूर। आगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है क्योंकि हवा विरल माध्यम है और कांच क्या? सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो वह मुड़ जाती है। कांच हमेशा याद रखना है, हवा विरल माध्यम है क्योंकि हवा में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हवा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। उसके साथ जो दिया रहेगा वो सघन माध्यम हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपतन कोण 1 और अपवर्तन कोण r में क्या संबंध है? अपतन कोण I और अपवर्तन कोण r में संबंध है। याद रखना क्योंकि सब इसमें ना बराबर लगा रहता है, बराबर होगा नहीं। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के से बड़ा होगा। ये भी क्वेश्चन कल देखने को मिल सकता था।
ये वाला 5 नंबर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में संबंध है। तो उल्टा हो गया, यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए, ठीक है, वहाँ पे कौन सा था, विरल से सघन के लिए था, यहाँ सघन से विरल के लिए, तो यहाँ पे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से छोटा होगा। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की देखो यही घटना क्वेश्चन का हम बोल रहे थे, परिणाम है। देखो ये वाला, पानी में आंशिक रूप से डूबे मतलब कुछ हिस्सा डूबा हुआ पेंसिल का पानी के अंदर में, तो वो कैसा दिखा देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों दिखता है, तो घटना का सिर्फ नाम बताना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। अपवर्तन। चलो आगे। जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। आज सिर्फ आप लोग को पढ़ना लगभग 5 से 6 घंटा, जितना टाइम मिलेगा पढ़ दीजिए। अगर एग्जाम निकल जाता तो आप लोग पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित अपवर्तित रहती है, मतलब है? क्या चेंज नहीं होता। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता? हमको भी लगता है ये क्वेश्चन कल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ये तो पूछा ही गया, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। चलो ठीक है। निर्वाता में प्रकाश की चाल होती निर्वात, है। निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे लाइट, मतलब जहाँ पे हवा नहीं होता उस जगह को क्या बोलते हैं, निर्वात। इंग्लिश में इसको बोलता है वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। वहाँ लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है? हीरा। तो हीरा का जो जितना ज़्यादा ठोस होगा, जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। जल का यानी अपवर्तनांक। हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है, याद रखो कितना होता है, 2.42। देखो अगला ही क्वेश्चन, नहीं इसमें नहीं जल पूछा। का अपवर्तनांक होता है। पानी का पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पानी का याद रखिए 1.33, और हीरा का यहाँ दिया नहीं है, उसका याद रखिए। सबसे ज़्यादा हीरा का ही होता है 2.42, 2.42। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? प्रकाश का वेग कहाँ पे सबसे कम होता है? कांच में। कांच में। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा? प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। निम्न में किसमें प्रकाश सबसे अधिक तेजी से चलता तीव्र है? गति से चलता है? जल। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? वायु। लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? वायु में। और वायु के साथ में अगर निर्वात दे देता है ना तो निर्वात हो जाता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? सघन माध्यम। लेंस के केंद्रीय बिंदु गलत को दिया हुआ, कहते ठीक है, हैं? 19 नंबर गलत है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो विरल माध्यम होगा। क्या होगा? विरल। ये टिक सुधार लो, गलत दिया इसमें। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलता है प्रकाशिक केंद्र। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आगे। किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है? अभिसारी कौन सा होता है? तल। उत्तल। और अपसारी अवतल। अवतल। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर लेंस रुक जाइए अभिसारी थोड़ा सा, लेंस भी कहा? 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए पढ़िए। कौन सा लेंस? कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोला था? अभिसारी लेंस। किस लेंस की प्रकृति अपसारी होती है? अवतल। अवतल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है, जमा करती है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। चिन्हों की निर्देशांक परिपट्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस के यहाँ पे लिए। आपको 2 चीज़ याद रखना, कल ही बताए थे। फोकस दूरी पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस में और नेगेटिव होता है अवतल लेंस में, ठीक है, याद रख लो। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस यही दोनों, दूरी होती 29 है और 30, ये दोनों आपको याद रखना, 29 और 30। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस में? ठीक है, V/U।
बी बाई यू। U। और यहीं पे अगर दर्पण होगा तो लिखते हैं माइनस बी बाई यू। क्या होता है? माइनस बी बाई। आगे पढ़िए। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तर लेंस। उत्तर लेंस। उत्तर लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। आगे। उत्तर लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थित होती है F और 2F के बीच में। ये बना के प्रैक्टिस कर लेना एक बार। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है कैसा? आभासी तथा सीधा। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 37। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस बनता है आभासी। कैसा? आभासी, एपेरेंट। निम्न में कौन सा पदार्थ, देखो ये वाला क्वेश्चन कल रहेगा 38। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। देखो ये वाला रहेगा, श्योर है क्वेश्चन। जल का यूज़ करते हैं, कांच का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का किसका यूज़ नहीं करते हैं? मिट्टी का। मिट्टी का यूज़ नहीं करते लेंस को बनाने में। किसी बिंब और का हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी की दुगुनी यानी दूरी सेंटर ऑफ पर। कर्वेचर पे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी ये पतले भी रहेगा 40 नंबर। पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस समझौता है। बोला दोनों फोकस दूरी क्या है? नेगेटिव है। दोनों क्या है? नेगेटिव है। तो ये किस में होगा? दोनों अवतल है। अवतल में हमेशा याद रखना नेगेटिव और उत्तल में पॉजिटिव। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। सामने देखना है तो उत्तल लेंस, दूर देखना है तो अवतल लेंस। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में बड़ा दिखता है। लेंस सूत्र? लेंस सूत्र है 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। लेंस में माइनस और दर्पण में प्लस। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक, नेगेटिव, अवतल। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। जब किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? P इक्वल टू 1/f। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P इक्वल टू 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक का। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? डायोप्टर। बहुत बार पूछा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। ये भी पूछा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी तो फोकस दूरी हम तो निकालने तो हम कल ही बता दिए थे। ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। P इक्वल टू 1/f। यहाँ से हम दोनों निकाल सकते हैं। F दिया रहेगा तो P और P रहेगा तो F। और पावर किस में? पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर। और फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? इन मीटर। मीटर में होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पढ़ेंगे? इधर तो सारा न्यूमेरिकल बनाने वाला है और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए बताइए। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक कैसा होता है? मतलब हमारा जो आँख होता है कैसा होता है? गोल। कैसा? गोल। नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? दृष्टिपटल। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभी पेशियों द्वारा। सिलेरी मसल्स। देखो आँख का कौन सा भाग डोनेट होता है? जो दान होता है कौन सा भाग होता है? कॉर्निया। ये क्वेश्चन दे सकता है। बोलेगा कि आँख का कौन सा भाग है जो दान किया जाता है? तो सुन लो क्या बोलेंगे? कॉर्निया। ठीक है। नेत्र किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर
आँख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस। तो आँख का, किसी का आँख का रंग तो वो भूरा होता है, किसी का नीला होता है ना। तो ये कौन सा भाग होता है? वो आइरिस। ठीक है, आगे। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। और प्रतिबिंब तो बनता है रेटिना पे, कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। उसको सीधा कौन करता है? दिमाग करता है। उसके वहाँ पे दो तरह का सेल पाया जाता है, एक को बोलते हैं कोन सेल और एक को बोलते हैं रोड सेल। कौन सेल कलर किसके लिए? कलर के लिए। सी फॉर कौन? सी फॉर कलर। तो किसी को कलर का पहचान बहुत अच्छा होता है, उसके पास कौन सेल पाया जाता है। कौन मतलब होता है? शंकु आकार। कौन मतलब? शंकु आकार। और रोड सेल किसके लिए होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि कभी कभी होता क्या है कि कोई इंसान ना, मतलब रात में लाइन कट गया, अंधेरा में है, तो वो दूसरे से टकरा जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि उसको दिखाई कम देता है, क्योंकि उसका आँख के रेटिना में कौन सा सेल कम पाया जाता है? रोड सेल। कौन सा? रोड सेल कैसा होता है? छड़ के आकार का, यानी बेलन के आकार का। आगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमावी पेशियों द्वारा। लेंस से रिलेटेड इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? स्लेरी मसल्स। तो ठीक आँख है। के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पश्चिमावी लेंस से रिलेटेड होगा। अगर मांसपेशी। लेंस आ गया क्वेश्चन है तो लेंस को कंट्रोल कौन करता है? लेंस को कंट्रोल करता है सिलियरी मसल्स। जैसे लेंस इस तरह आपका है, तो लेंस को कोई पकड़ के रखा है ना, तो यहाँ जो मांसपेशी है, मसल्स है, जो जोड़ के इसको रखा है, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। और आँख का लेंस का खूबी क्या है कि आँख का लेंस ना, वो क्या हो सकता है? कभी पतला हो सकता है तो कभी मोटा हो सकता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? सिलियरी मसल्स। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा वास्तविक उल्टा। तथा उल्टा। ठीक है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है ये भी कल देखने को मिल सकता है, असमंजन। क्या याद रखो? मंजन, असमंजन। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है छोटी। पुतली की आकृति क्या होती है? छोटी। मंद प्रकाश में पुतली क्या की होता आकृति है? हो आँख के जाती बीच है। में एक छोटा सा जगह है, जैसे आँख को हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, तो आँख का बीच में जो छोटा सा एकदम है, ये उसी को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और बाहर वाला हिस्सा जो ये हो गया आइरिस हो गया, और उसके बाहर में जो व्हाइट कलर का है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो सबसे पहले होता है, जो आइरिस के भी ऊपर में होता है। इसी को दान किया जाता है। चलिए आगे। मंद प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है बड़ी। कभी कभी देखोगे तुम, अगर मान लो किसी अंधेरे कमरे में घुस रहे हो और बाहर में बहुत लाइट था, अचानक जब घुसोगे ना तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा देर बाद दिखाई देता। ऐसा क्यों? कि बाहर में तुम्हारा पुतली का साइज़ छोटा था। पुतली का साइज़ छोटा है मतलब लाइट कम अंदर जाएगा, आँख का लेंस ख़राब नहीं होगा। लेकिन जब तुम अंदर आओगे तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा चाहिए, इसलिए पुतली थोड़ा बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा सके। तो इसको जो थोड़ा समय लगता है ना, इसी टाइम तक हमको दिखाई नहीं देता। इसी को एडजस्टिंग जो कैपेसिटी है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, असमंजन क्षमता। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? देखो हो गया ना, प्रकाश वाला आ गया तो किस कहाँ होता है? रेटिना में। देखो कभी कभी ना हिंदी नहीं देता, रेटिना इंग्लिश वर्ड है, डायरेक्ट रेटिना दे दिया, तो वहाँ पे देखे ना रेटिना का हिंदी क्या पढ़ दे? दृष्टिपटल। और यहाँ पे डायरेक्ट रेटिना दे दिया, तो इंग्लिश जाना जरूरी है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी ये भी होती है इम्पोर्टेंट है। लगभग। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट इन्फिनिटी। अरे कितना सामने तक हम लोग क्लियर पढ़ पाते हैं? 25 सेंटीमीटर। कितना दूर तक देख सकते हैं? जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक देख लेंगे। जैसे चांद तारा सब दिख जाता है, तो निकट बिंदु हो गया 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम आप दूर बिंदु हो गया अनंत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? हो गया ना, अनंत। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र मतलब इसका आँख सही है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित एडजस्ट कर पाता है, उसको बोलते हैं असमंजन। याद रखना, मंजन से। आगे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। जब हम सामान्य नेत्र से किसी अरे कितना लाइट जाएगा ये कंट्रोल करता है पुतली, और पुतली को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। ठीक है। जब हम सामान्य नेत्र से किसी बिंब की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया। इंग्लिश वर्ड क्या है? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? सामने वाला क्लियर दिखता है, दूर वाला क्लियर नहीं दिखता। इसके लिए कौन सा लेंस का यूज हम लोग करते हैं? अवतल लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? दूर वाला क्लियर दिखता है लेकिन सामने वाला क्लियर नहीं दिखता। इसके लिए हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं लेंस? उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। चलो आगे। दूर दृष्टि दोष को भी कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? दिक दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? निकट दृष्टि सामने दोष। देखो, यहाँ पे वर्ड देखना, सामने निकट। निकट मतलब क्या होता है? सामने। तो सामने बन रहा है किसमें? निकट दृष्टि दोष में। और दूर में किसमें बनेगा? दीर्घ दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? निकट निकट दृष्टि दृष्टि दोष। दोष। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 5-6। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल लेंस। नेत्र गोलक के छोटा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? दूर दृष्टि दोष। नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दोष। बस दो याद रखना, निकट के लिए अवतल और दीर्घ के लिए उत्तल। कैसे याद रखोगे? दी फर्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या गया? दी, और उत्तल लेंस में ऊ। ऐसे याद रखो, दीव। क्या? दीव से याद रख सकते हैं, कहीं बहुत कंफ्यूजन होता है वहाँ पे, तो थोड़ा सा एक टिक याद करो, दीव, दीर्घ दृष्टि दोष, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? बुढ़ापे में क्या होता है? मतलब इंसान को ना सामने वाला क्लियर दिखता ना दूर वाला क्लियर दिखता। तो वहाँ पे एक ऐसा चश्मा का यूज़ किया जाता है लेंस का, जहाँ पे ऊपर में रहेगा अवतल लेंस और नीचे रहेगा कौन सा? उत्तल लेंस। जैसे चश्मा फ्रेम देखे हो ना, चश्मा एक ही फ्रेम है, उसी फ्रेम के अंदर में क्या है? तो ऊपर में एक लेंस लगा रहेगा अवतल और नीचे में क्या लग रहा है? उत्तल, एक ही फ्रेम में। द्विफोक्सी लेंस द्वारा किस इसलिए इसको बोलते हैं बाईफोकल। क्या बोलते हैं? बाईफोकल। द्विफोक्सी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? जरा दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? दूर दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता घट जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म से होकर प्रवेश करती है तो ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। अब जिस पर्दा पर, मान लो पीछे में एक स्क्रीन लगा है, स्क्रीन में हम लगाए हुए हैं, जिस स्क्रीन पे है उस 7 कलर का जो ये रहता है, मतलब ग्रुप रहता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म का एक लेयर लिए हम लोग, उससे क्या पास करवाएं? वाइट लाइट। क्या पास करवाएं? वाइट लाइट, मतलब सन का लाइट पास करवाएं। तो ये क्या कितने रंग में बढ़ जाता है? 7। याद करने का तरीका याद है? विबग्योर, इधर से बोलते हैं VIBGYOR। सबसे पहले कौन पहुंचता है? रेड। तो बोलेंगे रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा है। सबसे लास्ट में कौन पहुंचता है? वायलट, बैगनी, इसका स्पीड सबसे कम है। यहाँ से तो 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा। रेड सबसे पहले पहुंचता है, रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रेड का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, और वायलट का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम है। क्योंकि ये लंबा लंबा छलांग लगाता है, ये जल्दी पहुंच जाता है। इसका छलांग क्या छोटा है, लेट से पहुंचता है। तो रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ और, इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो बैंड हो रहा है इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? ये हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है? सबसे ज़्यादा कौन? बैगनी मुड़ा। और सबसे कम कौन मुड़ा? रेड मुड़ा, ठीक है। जितना भी डेंजर सिग्नल्स होता है सब किससे दिखाया था?
रेड से, क्योंकि रेड कारण क्या है ये पूछेगा। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, सबसे कम फैलता है, इसलिए बहुत दूर से भी ये दिखाई देता है, इसलिए जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड दिखाई देते हैं। चलिए पढ़िए। श्वेत प्रकाश का अवयवीय रंगों में टूटने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लास 12 में दिया है। 3 प्राथमिक रंग होता है, कौन सा? रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? अभी बोले ना कि जिसका छलांग लंबा होगा वही सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो छलांग हो गया, छलांग में ल आता है, क्या आता है? ल। और लाल में ल, देखो लाल, इसलिए लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश के प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम कौन मुड़ता है? लाल। लाल ही मुड़ता है। आगे? प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी। बैंगनी सबसे किसी बैंगनी। प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णपट में सबसे कम विचलन किस रंग का सबसे होता कम है? मुड़ता है कौन? लाल। प्रिज्म द्वारा किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से उत्पन्न वर्णपट में अधिकतम विचलन वाला रंग है? सबसे ज़्यादा, यानी सबसे नीचे कौन आता है? बैंगनी। प्रिज्म के विचलन का कौन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के लिए। इंद्रधनुष बनाता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण अपवर्तन ये भी देगा तथा कल, पूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर। आंतरिक परिवर्तन इंद्रधनुष जब बनता है उसमें कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो देखो कौन सा घटना? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है? सिंगल लाइट जाता है, 7 रंग में टूट जाता है। वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? बैंड करता है, मुड़ जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब होता है दूसरे माध्यम में नहीं आता, वापस उसी माध्यम में आता है। जैसे उसमें हम लोग देखते हैं ना, जैसे जब कोई प्रकाश, जब बारिश होता है तो पानी की जो बूंदें होती है वो क्या होती है? लटकी हुई रहती है। तो लाइट इधर से आया, 7 रंग में बटा, कितना रंग में? तो 7 रंग में बटना, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। अब देखो पानी के अंदर ही था, अब पानी के अंदर फिर एक बार मुड़ता है, इसको बोलते हैं माध्यम में परिवर्तन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे 12 में बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना, अभी तो हल्का सा दिया। अब फिर वो मीडियम चेंज करता है, यहाँ पानी में था, पानी से कहाँ जाता है? हवा में। तो यहाँ पे क्या बोले? मीडियम चेंज किया, अपवर्तन। और इसका अपोजिट साइड में क्या होता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। इधर आ जाइए। वायुमंडल अपवर्तन है प्रकीर्णन। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वायुमंडल। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का? प्रकाश का अपवर्तन। आकाश में नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये भी याद कर लो, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। आसमान मतलब अगर वायुमंडल नहीं होगा तो आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। काला। ये भी इम्पोर्टेंट है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल। लाल तो ये तो नहीं पूछेगा, लाल का यूज क्यों किया जाता है ये पूछेगा, क्योंकि बोलोगे कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, सबसे कम ये बिखरता है, इसलिए लाल का यूज किया जाता है। आगे। कोलोइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जैसे मान लो कोई रूम है, उस रूम में कहीं पे एक छेद है, उससे लाइट आ रहा है, तो लाइट जो आता है ना उसका प्रपात दिखाई देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।